नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं डॉक्टर शोभा घोष की लिखी कहानी दिन ढला रात हुई। बहू बहू, अब जाकर सो जाओ। आवाज सुनकर सुधा चौंक पड़ी। घूम कर देखा, ससुर जी खड़े थे। उसे बड़ा ही संकोच हुआ। अपने दुर्भाग्य की पीड़ा में स्वयं जले, पर दूसरों को जलाने का उसका क्या अधिकार है। सर नीचे किए वे चुपचाप जाने लगी। चौधरी जी ने बुलाया, बहू बहू सुनो। सुधा रुक गई। मैंने तुमसे जो बात पूछी थी उसके लिए तुमने कुछ सोचा है? पिताजी, नहीं नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। चिल्लाती हुई वे पागल की तरह अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर पड़कर सिसक सिसक कर रोने लगी। पिता की एकलौती बेटी थी सुधा। बचपन से ही लाड़ प्यार से बड़ी हुई। दुख का तो नाम उसने कभी सुना ही नहीं। गुलाब सी कोमल, चंपा सी सुंदर, मुख पर अल्हड़पन की छाप। छोटी उम्र में ही शादी की पिता ने। लड़का योग्य था, पर चांद में भी काली रेखाएं मौजूद होती हैं। सब गुणों के होते हुए भी एक बात जो अखड़ने वाली थी वह थी कि वह फौज में काम करता था। रिश्तेदारों ने आपत्ति की। माँ ने भी घोर विरोध किया। बोली, बेटी की इच्छा पूर्ण करने के नाम पर आप उसका सुख लूटना चाहते हैं, सुहाग लूटना चाहते हैं। पर बेटी की इच्छा के सामने आखिर माता पिता दोनों को झुकना पड़ा। अनिल से सुधा की शादी हो गई। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। सभी ने बधाइयां दी। मंगल कामनाओं की वर्षा, आनंद लहरों की पूर्व छटा। सभी सुधा के भाग्य की सराहना करने लगे। सहेलियों ने कहा, अगले साल तेरे मुन्ने के लिए झूला लेकर आऊंगी। उसके गुलाबी गाल शर्म से लाल हो गए थे। उसने कहा, धत। छुटपन से ही सुधा को रानी पद्मिनी, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई आदि वीरांगना की कहानियां बड़ी अच्छी लगती थीं। सोचती थी, कितनी अच्छी थी वे वीरांगनाएं। देश के आन पर स्वयं मर मिटी। स्वयं उन्होंने बंदूक चलाना, घोड़े पर चढ़ना, कार चलाना, साइकिल चलाना, तैरना आदि सीखा। माता पिता की अत्यंत प्यारी होने के कारण उसकी हर इच्छा की पूर्ति तत्क्षण हो जाती थी। जब वे बहुत छोटी सी थी तभी से कहती थी, बाबू, मेरी शादी ऐसे दूल्हे से करना जो साहिब लगता हो और जो हवाई जहाज में बैठकर मुझे आसमान में घुमाए और बंदूक चलाकर शेर भालुओं को मारे। और अगर हम लोगों के सामने कोई दुश्मन आ जाए तो उसे शिवाजी की तरह तलवार से मारकर घोड़े पे चढ़कर मुझे लेकर आ जाए। पिता अपनी भोली भाली बेटी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर हंसते थे, खुश होते थे। प्यार से उसका सर चूमकर कहते थे, मेरी बेटी अपना दूल्हा घोड़े पे चढ़कर खुद ही ढूंढ लेगी। हठपूर्वक वह कहती थी, नहीं बाबू, तुम ही ढूंढ लेना। अच्छा बेटा, अच्छा, कहते कहते हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। आज वही बातें कांटों की तरह उनके दिल में चुभ रही है। एक तो पुत्री का दुख और उस पर परिजनों की दिन रात भत्सरना और तिरस्कार पूर्ण व्यंग्य बाणों की बौछार। आखिर सुधा की शादी हो गई। दुल्हन बनकर सुधा ससुराल गई। सास ने तो मानो चांद ही पा लिया हो। ससुर को उसका भोला भाला चेहरा जिगर से भी प्यारा हो गया था। सभी लोग चौधरी जी के भाग्य की सराहना करने लगे। लोग उन्हें बधाई देकर कहते थे, लक्ष्मी सी बहू पाई है आपने। ऐसी सुंदर दुल्हन तो चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। चौधरी जी अपनी पत्नी से कहते हुए फूले नहीं समाते थे। मधुचंद्रिका के लिए अनिल ने 1 महीने की छुट्टी ली थी। अनिल एयरफोर्स में सर्विस करता था।
शादी के बाद वह भी कल्पना करता था सुधा को नील गगन की सैर कराएगा, चंदा की चांदनी से अपनी चंद्रमुखी प्रिय की सौंदर्य छटा की होड़ लगाएगा, तारों की झिलमिलाहट में स्वप्नों का जाल बुनकर उसमें अपनी प्रिया को बिठाकर उसका सौंदर्य पान करेगा। और सुधा, उसने तो अनिल को पाकर अपने सुख स्वप्नों को प्रत्यक्ष ही पा लिया था। कितनी भाग्यवती है सुधा, जैसी कल्पना थी ठीक वैसा ही दूल्हा मिला है उसे। आखिर बाबू ने इसे कहाँ से खोज निकाला, सोच सोच कर वे आनंद विवल हो उठती थी। भाग्य से नहीं, नहीं नहीं, परम भाग्य से ऐसा वर मिलता है किसी को। मधुचंद्रिका की तैयारी होने लगी। अनिल की छुट्टियां भी स्वीकृत हो गई। 1 महीने के भीतर उसने केवल दार्जिलिंग का प्रोग्राम बनाया था। वहां जाकर क्या क्या देखना है, क्या करना है, सारा प्रोग्राम बन गया। इधर रोज की शॉपिंग होती थी। किस साड़ी के साथ कौन सा ब्लाउज, कौन सा गहना सेट, सब कर्म से सजाकर बॉक्स में भरकर रख दिया गया। सास ने कहा, बहू बहू देखो, तुम्हारे लिए बाबूजी सिंदूर का ये पैकेट ले आए हैं, लाओ नई वाली चांदी की डिबिया में भर दूं। अरे आज तुमने सिंदूर की बिंदी भी नहीं लगाई। एकदम भूल गई अम्मा, अभी लगा लेती हूँ। आओ इसे मैं लगाए देती हूँ। बड़ी पागल बहू है मेरी। पहले तो घर में एक ही पागल था, न खाने की चिंता न सोने की। अब एक और पगली मिली है मुझे। अब हम दोनों को कौन संभालेगा? चौखट पार करते ही ससुर जी ने कहा, क्यों, एक तुम एक मैं? दोनों हंस पड़े। देखो तो बिंदी लगाने के बाद मुंह कितना खिल गया। देखो बहू, बक्से के इस किनारे पर डिबिया रख रही हूँ। हाँ सुनो एक बात, ये 500 रुपये चुपके से अनिल को बिना बताए बक्से के नीचे रख लेना। वे बड़ा पागल है, अगर अपने सारे रुपए खर्च कर डाले तो ये रुपए निकालना। और सुनो, अगर किसी तरह सारे रुपए खो जाएं, बक्सा ही गायब हो जाए तो रत्ती भर घबराना मत, तुरंत ही टेलीग्राम कर देना। टीएमओ से रुपए भेज देंगे। अपने पर्स में हर वक्त कुछ रुपए रख छोड़ना। देखो ना, अभी तक नहीं लौटा, खा पी कर जरा आराम भी नहीं कर पाएगा, तुरंत जाने के लिए चिल्लाएगा। इतने में हॉर्न की आवाज़ सुनकर चौधरी जी उधर ही चले गए। पूछा, कुछ बाकी तो नहीं है? जी नहीं। अनिल पिता के साथ खाना खाने बैठा। पूछा, अम्मा सच सच बताओ तो आज खाना किसने बनाया है? क्यों, हमारी बहू ने? झूठ, एकदम झूठ। हरदम खुद बनाकर अपने बहू का नाम बतलाती हो। मैं दूर से ही तरकारी का रंग देखकर और महक सूंघकर समझ जाता हूँ कि खाना किसने बनाया है। रहने दे रहने दे, तूने समझ क्या रखा है हमारी बहू को? लाखों में एक है हमारी बहू। उसी समय दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ। सबका ध्यान उधर ही चला गया। नौकर ने आके बतलाया कि भैया जी का अर्जेंट टेलीग्राम आया है। अनिल ने गिलास के पानी से हाथ धोकर टेलीग्राम लिया, जाकर बैठक में बैठ गया। उसे लौटने में देर होते देखकर माँ वहां गई। पता चला संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई है। युद्ध प्रारंभ हो गया है। इस कारण उसकी छुट्टियां रद्द कर दी गई। सैनिकों के लिए रसद लेकर जहाज ले जाना है उसे। आज, अभी, इसी क्षण जाना है उसे। माँ की आंखें भर आई। पिता ने दीर्घ श्वास ली। और सुधा? माता पिता से आज्ञा लेकर अनिल सुधा के पास गया। सुधा का करुण मुख देखकर क्षण भर विचलित हुआ, फिर तुरंत ही अपने को संभाल कर बोला, सुधा, सुधा अधीर ना हो। देश की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए गौरव की बात है। तुम्हारा स्नेह, सहारा, शुभकामनाएं हमारे साथ रहेंगी। इसके आगे वे कुछ भी नहीं कह सका।
जल्दी से निकल कर चला गया। सुधा पत्थर की तरह बरामदे में खड़ी होकर अनिल को देखने लगी। जल्दी ही वह उसकी आंखों से ओझल हो गया। सुधा की मूक निगाहें अश्रुधारा बहती हुई पलकें बिछाकर आशा का आंचल पकड़कर पति मिलन की प्रतीक्षा करने लगी। जितने ही दिन बीतते गए सुधा अधीर होती गई। आशा की हल्की सी रश्मिहीन किरणों की आड़ में वे फिर से मधु चंद्रिका की मधुमयी आशाओं का जाल बुनने लगी। आखिर एक दिन तो वह लौट आएगा। कितना अच्छा दिन होगा वह। अनिल उसे गले से लगाकर प्यार से कहेगा, सुधा, सुधा, हम लोग मधु चंद्रिका के लिए चलेंगे। विधि की कैसी विडंबना थी। आशा की ये धूमिल किरणें भी उससे छीन ली गई। उसका जीवन अंधकार पूर्ण हो गया। समाचार मिला, अनिल जिस जहाज को लेकर गया था शत्रुओं ने उसे एकदम नष्ट कर दिया है। उसमें कोई नहीं बच सका। मासूम चेहरा, श्वेत कुंद की पपड़ियों में लिप्त शरीर, आभूषण विहीन, अंग प्रत्यंग। सास ससुर से देखा नहीं जाता। सास उसकी आंख बचाकर बिलक बिलक कर रोती। ससुर दीर्घ श्वास लेते, करुण आहें भरते। आखिर बहुत हिम्मत कर पत्नी से राय लेकर अपनी इच्छा प्रकट की। बोले, बहू, तुम्हारी खुद की शांति के लिए, हमारी शांति के लिए, अनिल की शांति के लिए मैं तुम्हारा हाथ किसी दूसरे के हाथ पर धरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा हाथ किसी दूसरे के हाथ पर रखना चाहता हूँ। सुधा ने सुनकर कान बंद कर लिए। नहीं नहीं नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा बाबूजी। चिल्लाती हुई वह पागल की तरह अपने कमरे में चली गई और बिस्तरे पर पड़कर बिलक बिलक कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद सास ने फिर समझाया, पर सुधा नहीं मानी। चौधरी जी इस भयंकर मानसिक अशांति के कारण शय्याशायी हो गई। हालत खराब होती गई। सुधा सब समझती, पर दूसरी शादी किसी और से सोचकर सुधा सिहर उठती। पर ससुर की बहुत बुरी हालत देखकर वह अनिच्छा से ही राजी हो गई। बोली, पिताजी, पिताजी आप ठीक हो जाइए, फिर आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। क्या क्या कहा बहू तुमने मेरी बात मान ली? खुशी से उनकी आंखें चमक उठी। बेटी, अब मैं अच्छा हो जाऊंगा, जरूर अच्छा हो जाऊंगा। शादी की तैयारियां हो रही हैं। आज ही उसकी शादी है। सब लोग काम में व्यस्त हैं। सुधा सवेरे से आज जो खिड़की पकड़कर खड़ी है वहां से हिली नहीं। सहेलियों ने उसे सजाया, फिर से सारे गहने पहनाए, हाथों में मेहंदी लगाई। वे जाकर फिर उस खिड़की के पास खड़ी हो गई। एक सहेली ने कहा, सुधा, सुधा इधर तो आ, जूड़े में फूल गुथना है। दूसरी ने कहा, अरे भाई, उसे परेशान क्यों करती हो? वे अपने दूल्हे को देखने के लिए खड़ी है। दूल्हा? दूल्हा? दूल्हा कहाँ है? कहाँ है दूल्हा? वे चिल्लाती हुई दौड़कर आगे बढ़ी। दीवार से धक्का खाकर गिर गई। सर में गहरी चोट लगी। खून की धारा बहने लगी। वह चेतना खो बैठी। दिन ढला, रात हुई। इसी समय, इसी संधि बेला में रवि की धूमिल लोहित रंगारंगी किरणों की रोशनी को अपना पथ प्रदर्शक बनाकर अनिल चला गया था। आज उसकी सुंदर सी दुल्हन अपना पूर्ण श्रृंगार कर, हाथों में मेहंदी रचाकर, अपनी अंतिम इच्छा पूर्ण करने पति के पास मधु चंद्रिका के लिए जा रही है। मस्तक से निकलने वाली खून की धारा उसके सुहाग को बधाई दे रही है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ
और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।